हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में बात करेंगे आज 22 फरवरी के सारे महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले कल के वीडियो का क्विक रिकैप हम कर लेते हैं। कल जो प्रश्न पूछे थे हमने, हाल ही में मध्य प्रदेश टीम के किस ओपनर को आईपीएल में चयनित किया गया है? तो ये रजत पाटीदार और वेंकटेश अय्यर, यानी कि सही आंसर है उपरोक्त दोनों। इन दोनों का चयन जो है वो आईपीएल में नीलामी में किया गया है। दूसरा प्रश्न है, हाल ही में लोकार्पित सागर शहर के सबसे बड़े पार्क अमृत पार्क का नाम किस प्रमुख व्यक्तित्व के नाम पर किया गया है? तो ये अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं, जिनके नाम पर इस पार्क का जो नाम है वो रखा गया है अटल पार्क। ठीक है। और इस पार्क का जो लोकार्पण है वो नगरीय प्रशासन मंत्री हैं भूपेंद्र सिंह, उन्होंने इसका जो लोकार्पण है वो सागर जिले में किया हुआ है। अगला प्रश्न है, 47वें खजुराहो नृत्य समारोह के शुभारंभ अवसर पर पहली प्रस्तुति किसके भरतनाट्यम नृत्य की होगी? तो ये भरतनाट्यम नृत्य है आपका गीता चंद्रन के द्वारा इसकी प्रस्तुति की जाएगी। अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस शहर के हर्ष चौहान को राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष बनाया गया है? तो ये इंदौर से इनका संबंध है और इनको भी हाल ही में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष जो है बनाया गया है। एक और आपको चीज ध्यान रखनी है, शिव गंगा जो है उसके संस्थापक सदस्यों में इनका नाम है। ठीक है, संस्थापक सदस्यों में ये थे। दतिया जिले में विराट अंतर्राज्यीय दंगल का शुभारंभ किसने किया है? तो ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा हैं, जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, उनके द्वारा ये दंगल शुभारंभ किया गया है। मध्य प्रदेश ने साल 2021 में कितने सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा है? तो ये 10 लाख करोड़ सकल घरेलू उत्पाद को प्राप्त करने का लक्ष्य जो है ये रखा गया है। भारत सरकार के 5 ट्रिलियन की जो इकोनॉमी बनाई जानी है उसके उपलक्ष्य में ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा ये लक्ष्य रखा गया है। अगर आप हमारी ई बुक्स चाहते हैं तो ये व्हाट्सएप पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं लिंक के लिए, या फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चाहें तो ई बुक्स ले सकते हैं। स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर को। गाइज एक और मैं कुछ यूट्यूब चैनल्स को कंटिन्यूसली ट्रैक कर रहा हूँ। दे आर मतलब एक एज इट इज़ हमारा जो कंटेंट है वो कॉपी पेस्ट कर रहे हैं। हमारे पास बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिसे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि ये कंटेंट आपने इस तरीके से हमारा चुराया है। मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो, और मैं किसी का अहित नहीं करना चाहता हूँ। आप खुद मेहनत कीजिए, खुद अपना काम कीजिए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप हमारा कंटेंट उठाएंगे, तो आप जनसंपर्क वेबसाइट है वहाँ से बिल्कुल कंटेंट उठाइए, लेकिन इधर उधर से हम जो कंटेंट लेके आते हैं, हमारे द्वारा जो कंटेंट न्यूज़ को करंट अफेयर्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, अगर आप वो कॉपी पेस्ट करेंगे तो ये कल को हमारी पीडीएफ में जाता है और ये हमारा कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। तो मैं नहीं चाहता कि मेरे वजह से आपका यूट्यूब चैनल डिलीट हो, जो मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है, और कोई बड़ी बात नहीं है, आपके बहुत सारे वीडियोज़ हैं, 3 कॉपीराइट स्ट्राइक आएंगे, आपके यूट्यूब चैनल डिलीट हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। और यूट्यूब को मैंने मेल भी किया हुआ, उनका हमारे पास मेल भी आया हुआ है कि आप इस कंटेंट पे कॉपीराइट लगा सकते हैं। तो बच के रहें, केयरफुल रहें, अपनी मेहनत करें, अपनी मेहनत की दम पे आगे बढ़ें। चोरी करके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है। हमारी एमपीपीएससी की टेस्ट सीरीज अगर आप ज्वाइन करना चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं। इसके लिए आपको हमारा ऐप NS एजुकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा प्ले स्टोर से। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो प्रश्न हमारा, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदेश के किस शहर में नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत हाई सिक्योरिटी लैब की स्थापना की जाएगी? तो देखिए, ये जो हाई सिक्योरिटी लैब है ये इसकी स्थापना करी जाएगी मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर, और केंद्र सरकार के द्वारा इसकी स्थापना करी जाएगी। भी हाल ही में जो बजट आया है उसमें 350 करोड़ रुपए का प्रावधान इस हाई सिक्योरिटी लैब के लिए कर दिया गया है। ठीक है, तो नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल के तहत इसकी स्थापना की जाएगी। और मध्य प्रदेश का जो भोपाल है, यहाँ पर बायो सेफ्टी लैब, ठीक है, बायो सेफ्टी लैब जो है वो यहाँ पर बनाई जाएगी, जो उसका एक छोटा सा पार्ट है। नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल की देश की सबसे बड़ी हाई सिक्योरिटी लैब और संस्थान बनाया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिए, कहाँ पर? भोपाल में। यहाँ पर वैज्ञानिकों की जो टीम है वो रिसर्च करेगी। यहाँ पर कोरोना का नया स्ट्रेन इबोला, निपाह, येलो फीवर वायरस की जेनेटिव और जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। इससे वायरस के स्ट्रेन में स्ट्रेन कौन सा कहाँ से कहाँ का है इसकी जानकारी जो है वो मिल सकेगी। दूसरी चीज़, कोरोना की टेस्टिंग जो है वो अभी पुणे से की जाती थी, लेकिन इस लैब के आने के बाद इस प्रकार के जो वायरस हैं उनकी जो टेस्टिंग है वो यहीं पर की जा सकेगी, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के अंदर की जा सकेगी।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा के अगले अध्यक्ष होंगे? तो देखिए, गिरीश गौतम को अभी हाल ही में मध्य प्रदेश विधानसभा का अगला अध्यक्ष बनाया जाएगा। उन्होंने नामांकन अभी हाल में दाखिल किया है और 99.99% इनका विधानसभा अध्यक्ष बनना तय है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो रीवा जिले का जो देवतालाब है वहाँ से ये विधायक हैं और इनको भी हाल ही में स्पीकर जो है वो विधानसभा का अध्यक्ष जो है वो बनाया गया है। बिंदे के कद्दावर नेता हैं जो श्रीनिवास तिवारी हैं और वो इनसे पहले एक्चुअल में बिंद को काफ़ी साल के बाद, करीब 17 साल के बाद कोई ऐसा महत्वपूर्ण जो पद है वो दिया जा रहा है। हालांकि कैबिनेट में एक मिनिस्टर भी हैं जो रीवा जिले को रिप्रेजेंट करते हैं, बिंद को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका जो श्रीनिवास तिवारी थे इससे पहले वो भी बिंद को रिप्रेजेंट करते थे, जो 2 बार लगातार 9 साल 352 दिन MP असेंबली के स्पीकर रहे हैं। 2 बार का इनका जो कार्यकाल है वो दिग्विजय सरकार के दौरान 24 दिसंबर 1993 से 11 दिसंबर 2003 तक रहा। मतलब 2 कार्यकाल तक ये आपके जो स्पीकर हैं वो रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम आपको बता दें कि वर्ष 2003 में गिरीश गौतम रीवा की जो देवताला विधानसभा सीट है वहाँ से पहली बार विधायक बने थे। कब? 2003 में। तब से वे 4 बार लगातार इसी सीट से चुने जा चुके हैं। ये विधानसभा की जो लेखा महिला एवं बाल कल्याण, अनुसूचित जाति जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण समिति है उसके भी सदस्य रह चुके हैं। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा जो मध्य प्रदेश के स्टैटिक जीके से रिलेटेड है। यहाँ पे अगर हम बात करें तो देखिए, मध्य प्रदेश के जो पहले स्पीकर थे, पहले विधानसभा अध्यक्ष थे, वो थे पंडित कुंजीलाल दुबे। पंडित कुंजीलाल दुबे मध्य प्रदेश की विधानसभा के पहले अध्यक्ष थे, जिनका कार्यकाल था 1 नवंबर 1956 से लेकर मतलब 1957 तक रहे, फिर 1957 से 1962 तक रहे, फिर 1962 से 1967 तक रहे। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है 1956 से लेकर 1967 तक लगातार 3 बार, ठीक है, ध्यान रखिए, लगातार 3 बार कुंजीलाल दुबे जो है वो आपके विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। इसके बाद अगर हम बात करें तो दूसरे नंबर के थे काशी प्रसाद पांडे। ठीक है, काशी प्रसाद पांडे जी दूसरे नंबर के विधानसभा अध्यक्ष रहे थे, ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो श्रीनिवास तिवारी ऐसे व्यक्ति थे जो कुंजीलाल दुबे जी के बाद लगातार दूसरी बार विधानसभा के अध्यक्ष बनाए गए थे। और इनके जस्ट बाद आपके जो श्रीनिवास तिवारी हैं उनके जस्ट बाद ईश्वर दास रोहिणी जो हैं वो विधानसभा के अध्यक्ष बने थे, जो लगातार 2 बार विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। उनके बाद फिर सीता शरण शर्मा बने, तो उनके बाद की कहानी आपको पता है। ये सीता शरण शर्मा भाजपा की तरफ से थे, मतलब भाजपा के कार्यकाल में थे। इसके बाद फिर नर्मदा प्रसाद प्रजापति जो हैं वो बने, और नर्मदा प्रसाद प्रजापति के बाद अब जो विधानसभा अध्यक्ष बनेंगे वो कौन बनेंगे? वो बनेंगे गिरीश गौतम। तो आपको ये भी चीज याद रखनी है कि जो नर्मदा प्रसाद प्रजापति थे वो 17वें विधानसभा स्पीकर थे, और गिरीश गौतम जो हैं वे मध्य प्रदेश के 18वें विधानसभा स्पीकर होंगे। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। एक और चीज हम आपको बता दें कि यहाँ पर मध्य प्रदेश के जो विधानसभा उपाध्यक्ष हैं वो पहले विधानसभा उपाध्यक्ष वो VV सरवटे थे, यानी कि विष्णु विनायक सरवटे थे। ठीक है, VV सरवटे, विष्णु विनायक सरवटे मध्य प्रदेश विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष थे। और सबसे लंबा जो कार्यकाल था वो था भेरूलाल पाटीदार का। ठीक है, भेरूलाल पाटीदार का था। और मध्य प्रदेश विधानसभा के जो पहले अध्यक्ष थे कुंजीलाल दुबे, उनका विधानसभा अध्यक्ष के रूप में सबसे लंबा कार्यकाल था। ठीक है, तो ये ध्यान रखिए। अगला प्रश्न है, किस संस्थान ने हाल ही में रक्षा, शिक्षा और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये जो समझौता ज्ञापन है ये हस्ताक्षर किया गया है IIM इंदौर के साथ। हिमांशु रॉय जो है इसके डायरेक्टर हैं, इन्होंने इस पे साइन किए हैं, और यहाँ पर 3 साल की अवधि के लिए ये MOU हुआ है। तो यहाँ MOU में आपको यह याद रखना है कि उद्देश्य क्या है इसका? रक्षा, शिक्षा और उद्योग के बीच घनिष्ठ सहयोग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से ये MOU किया गया है IIM इंदौर और मिलिट्री कॉलेज ऑफ टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग महू के साथ। ठीक है, और 3 साल की अवधि इसकी होगी। MOU पर IIM के निदेशक हैं जो प्रोफेसर हिमांशु राय, और MCTE महू के
SM कमांडेंट लेफ्टिनेंट जनरल MU नायर, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने बर्फ और बिजली का उपयोग किए बगैर वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की तकनीक ईजाद की है? तो ये आपका RRCAT है, जिसे राजा रमन्ना प्रौद्योगिकी केंद्र कहा जाता है। राजा रमन्ना प्रगत प्रौद्योगिकी केंद्र के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने बर्फ और बिजली का उपयोग किए बगैर वैक्सीन के भंडारण और परिवहन की तकनीक ईजाद की है। ठीक है, यानी कि देखिए, वैक्सीन को ठंडा रखना पड़ता है तो इसके लिए बर्फ की जरूरत पड़ती है, लेकिन अब इसके लिए बर्फ की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन्होंने बर्फ की जगह पे यूज किया है लिक्विड नाइट्रोजन से चलने वाला ये सिस्टम बनाया है, यानी कि लिक्विड नाइट्रोजन से इसको ठंडा रखा जाएगा। किसी भी वैक्सीन को -70 डिग्री तापमान तक रखा जा सकता है। ध्यान रखिए, -70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर तक रखा जा सकता है। एक ही बॉक्स को भंडारण और परिवहन के लिए उपयोग भी किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के जरिए RRCAT ऐसे उद्योगों के लिए भी मुहैया करवा रहा है। इस तकनीक में किसी भी आकार के कंटेनर को ऊष्मारोधी बनाकर लिक्विड नाइट्रोजन के जरिए तापमान को नियंत्रित किया जाता है। ये उसका कॉन्सेप्ट है। इसके जरिए करीब 450 लीटर लिक्विड नाइट्रोजन की मदद से 2 से 8 डिग्री के तापमान पर वैक्सीन को 4 दिन तक लगातार ठंडा रखा जा सकता है। तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की जो रिसर्च है, काफ़ी रिसर्च है। मैंने MPPSC की टेस्ट सीरीज में भी इससे रिलेटेड कुछ प्रश्न डाले थे, क्योंकि ये मतलब सेंट्रल लेवल का एक संस्थान है और इसकी जो स्थापना है 1984 में हुई थी। ठीक है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस्ड टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, RRCAT। ठीक है, RRCAT के नाम से इसको जाना जाता है, राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी। ये परमाणु ऊर्जा विभाग की एक इकाई है मध्य प्रदेश के इंदौर के अंदर, और ये लेजर कणत्वरक और संबंधित प्रौद्योगिकी के गैर नाभिकीय अग्रणीय क्षेत्रों के अनुसंधान एवं विकास कार्यों से जुड़ा हुआ है। RRCAT के जो निदेशक हैं वो कौन है? वो हैं देवाशीष दास। अभी करंट में देवाशीष दास इसके निदेशक हैं। ठीक है, तो ये चीज ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर आपके लिए होने वाला है। अगला प्रश्न है, रांची में आयोजित नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश अकादमी के किस खिलाड़ी ने स्वर्ण पदक जीता है? तो इसका जो सही आंसर है, ये रांची में प्रतियोगिता आयोजित करी गई थी। इसके अंदर उपरोक्त तीनों, विश्वेंद्र सिंह, बजरंगी प्रजापति और मनीष रावत, तीनों ने ही स्वर्ण पदक जो है वो प्राप्त किया है। इसमें साई जो है आपका स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया भोपाल में जो है, उसके रेस वॉकर विश्वेंद्र सिंह ने मध्य प्रदेश को नेशनल ओपन रेस वॉकिंग टूर्नामेंट में स्वर्णिम सफलता दिलाई है। वहीं गुरप्रीत सिंह ने भी गोल्ड मेडल जीता है। टूर्नामेंट के आखिरी दिन साई और मध्य प्रदेश अकादमी के खिलाड़ियों ने मिलकर कुल 4 मेडल जीते हैं। रांची में गुरप्रीत ने 50 किलोमीटर की कैटेगरी में रेस वॉकिंग 3 घंटे 59 मिनट और 42 सेकंड में पूरी की, जबकि ओलंपियन मनीष रावत ने 2 घंटे 49 मिनट 12 सेकंड में 35 किलोमीटर रेस वॉकिंग में गोल्ड मेडल जीता है। इसी प्रकार साई भोपाल के विश्वेंद्र ने 42 मिनट 14 सेकंड में, मध्य प्रदेश और परमजीत सिंह ने 42 मिनट 16 सेकंड में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करते हुए पहला और दूसरा स्थान इस प्रतियोगिता के अंदर हासिल किया। जबकि राज्य एथलेटिक्स अकादमी के जो बजरंगी प्रजापति हैं, ये 44.15 मिनट के साथ तीसरे स्थान पर इसके अंदर रहे हैं। ठीक है, तो ये अपने को ध्यान रखना। इस इवेंट के महिला वर्ग में साई की जो मुनीता प्रजापति हैं वो तीसरे स्थान पर रही हैं। उत्तराखंड की रेशमा पटेल और राजस्थान की गीता लोहर ने गोल्ड मेडल और इसमें सिल्वर मेडल जो है वो जीते हैं। ठीक है, तो ये इतनी चीजें जो है वो आपको याद रखनी। तो यहाँ पर गोल्ड मेडल जो है वो किस किस ने जीता है? गुरप्रीत ने जीता है, विश्वेंद्र सिंह ने जीता है। ठीक है, 2 नाम आपके इसके अंदर ये हो जाएंगे। इसके अलावा एक और जो आपका नाम था ये इन्होंने गोल्ड मेडल नहीं, बजरंगी प्रजापति ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। ध्यान रखिएगा, कांस्य पदक इन्होंने यहाँ पर जीता है। तीसरे स्थान पर रहे, मतलब कांस्य पदक। दूसरा स्थान होता तो सिल्वर मेडल, और फर्स्ट स्थान जिसका होता है वो इसके अंदर आपका जो गोल्ड मेडल जीतता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा क्वेश्चन में आप यहाँ पर चेंज कर लीजिए, बजरंगी प्रजापति की जगह ऑप्शन अपने को चेंज करना पड़ेगा। विश्वेंद्र और मनीष रावत ने इसके अंदर गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। आगे बात करते हैं। देखिए, अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के 182 पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अति उत्कृष्ट सेवा और उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया है। और इसमें जो न्यूज में आई हैं वो STF स्पेशल टास्क फोर्स जो होता है उसकी इंस्पेक्टर हैं दीपिका शिंदे। ठीक है, इसके अलावा DRP लाइन में पदस्थ प्रधान आरक्षक करण सिंह तिलकर। ठीक है, ये उज्जैन PTS में पदस्थ
आरक्षक सतीश वर्मा, ये प्रमुख नाम हैं। और इसमें सबसे प्रमुख जो है वो है इंस्पेक्टर दीपिका शिंदे। तो सेंट्रल होम मिनिस्ट्री की ओर से वर्ष 2017-18 के लिए उत्कृष्ट सेवा पदक से सम्मानित होने वाली जो इंस्पेक्टर हैं दीपिका शिंदे, इन्होंने अपने 22 साल की पुलिस सेवा में कई मर्डर केस का खुलासा किया है। और एक्चुअल में ये उत्कृष्ट सेवा पदक जो दिए जाते हैं वो इसी प्रकार का काम करने के लिए दिए जाते हैं। इन्होंने साथ ही में साइबर क्राइम में देश भर में करीब 1 लाख से अधिक लोगों को ऑनलाइन ठगी से बचाया है। वर्ष 2011 में इंदौर का एक सनसनीखेज अश्लेषा तेहरे हत्याकांड था, जिसमें उसका इन्होंने खुलासा किया था। और ये मतलब बहुत बड़ा केस था उस समय का, ठीक है। तो ऐसे केस के खुलासे करने के कारण इनको ये पदक जो है वो दिया गया है। इसके अलावा 2012-13 में यूनाइटेड नेशंस पीस कीपर के रूप में दक्षिणी सूडान में भी काम करने का मौका इनको मिला है। और इनके कर्तव्यनिष्ठ सेवा के लिए वर्ष 2017-18 में मध्य प्रदेश का जो प्रतिष्ठित अवार्ड है KF रुस्तम जी से भी इनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में सिम्मस्त में भी इन्होंने काम किया था, जिसके कारण उसमें भी इनको शिवराज सिंह चौहान के द्वारा सम्मानित किया गया था। तो 2 प्रश्नों की बात करेंगे, करंट अफेयर हमारा यहीं फिनिश होता है। कल 2 प्रश्न पूछे थे हमने कि राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य है, तो राज्य निर्वाचन आयोग का गठन करने वाला प्रथम राज्य है मध्य प्रदेश। देश का प्रथम राज्य मध्य प्रदेश, जिसने राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया था, ठीक है। और सर्वप्रथम मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो चुनाव की जो मतलब पहला चुनाव जो करवाया गया था वो 15 अप्रैल 1994 को पंचायतों का चुनाव संबंधी अधिसूचना जारी करी गई थी। मतलब इस पंचायतों के लिए सबसे पहले चुनाव हुए थे। और मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के अगर प्रथम अध्यक्ष की बात करें तो वो थे NB लोहानी, ठीक है। अभी अगर करंट में अगर हम बात करें कि मध्य प्रदेश निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो बसंत प्रताप सिंह हैं, BP सिंह, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकसभा क्षेत्र शेड्यूल कास्ट के लिए आरक्षित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो SC के लिए जो मध्य प्रदेश में लोकसभा क्षेत्र है, मध्य प्रदेश में टोटल लोकसभा की सीटें कितनी हैं? 29 हैं। 29 लोकसभा सीटों में से 4 सीटें जो हैं वो SC के लिए हैं। इसके अलावा जो 6 सीटें हैं वो आपकी ST के लिए हैं। इसके अलावा बाकी बची हुई जो 19 सीटें हैं वो आपकी सामान्य हैं, अनारक्षित हैं, यानी कि, ठीक है। तो आरक्षित कुल सीटें कितनी हैं? आरक्षित कुल सीटें हैं 10। यहाँ पे अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश में SC के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उनके अंदर आता है आपका देवास, दूसरा आता है टीकमगढ़, तीसरा आता है आपका उज्जैन, चौथा आता है आपका भिंड। ये 4 सीटें हैं जो आरक्षित हैं SC के लिए। इसी प्रकार शहडोल, मंडला, आपका बैतूल, आपका धार, आपका रतलाम और आपका खरगोन, ये वो सीटें हैं, वो 6 सीटें हैं जो ST को रिप्रेजेंट करती हैं, ठीक है। बाकी जितनी भी सीटें हैं वो आपकी किसको रिप्रेजेंट करती हैं? वो सामान्य हैं, यानी कि आरक्षित नहीं है, अनारक्षित आपकी हो जाएंगी, ठीक है। तो इतनी चीज आपको यहाँ पर ध्यान रखनी। एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये तो लोकसभा की स्थिति हो गई है। अगर हम बात करें राज्यसभा की, तो मध्य प्रदेश से राज्यसभा में कुल 11 लोगों का चयन किया जाता है, जिनका कार्यकाल होता है 6 वर्ष। लोकसभा में जो लोग होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है? उनका लोकसभा में कार्यकाल होता है 5 वर्ष का, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज ध्यान रखिए कि इसका जो मतलब चुनाव मतलब सिलेक्ट होने का मतलब निर्वाचन की जो पद्धति है वो होती है प्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इनके लिए इलेक्शन करवाया जाता है। लोकसभा के जो लोग होते हैं उनके लिए इलेक्शन करवाया जाएगा लोकसभा सांसद के लिए, जबकि राज्यसभा सांसद की जो प्रणाली होती है वो कैसी होती है? वो अप्रत्यक्ष होती है, ठीक है। ध्यान रखिए, अप्रत्यक्ष होती है, यानी कि इनडायरेक्ट होती है। निर्वाचन प्रणाली जो है वो MLAs के द्वारा इनको सिलेक्ट किया जाता है, मतलब इनका चुनाव करवाया जाता है, जबकि ये प्रत्यक्ष रूप से जनता के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें यहाँ पर आपको याद रखनी है। आज के लिए आपका पहला प्रश्न है, RCVP नरोन्हा प्रशासनिक और प्रबंधकीय अकादमी कहाँ स्थित है? दूसरा प्रश्न है, मध्य प्रदेश में प्रथम वित्त आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? ये 2 प्रश्नों का कमेंट करके आपको जवाब देना है। तो आज के वीडियो पे आपका लाइक का टारगेट है 1500 का, जो अभी तक पूरा नहीं हो पाया है। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करिए, कमेंट करिए। थैंक यू वेरी मच।